2024 का रण चल रहा है। 2 राउंड के मुकाबले हो चुके हैं, 3rd राउंड की तैयारी चल रही है और जैसे जैसे मौसम का मिजाज गर्माता जा रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। बंगाल में संदेशखाली का हॉट टॉपिक बन गया है। ममता सरकार की बुरी तरह इस मामले में घिर गई है। बीजेपी पूरी तरह अटैकिंग मोड पर है। ममता बनर्जी की पार्टी को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग कर रही है, तो वही टीएमसी बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई। लेकिन सवाल यह है कि संदेशखाली को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी बैकफुट पर क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि संदेशखाली में सीबीआई को देश की एनएसजी को उतारना पड़ा? कभी अकड़ दिखाने वाला शाहजहां शेख अब कैसे भीगी बिल्ली बन गया? आखिर संदेशखाली से बंगाल को क्या संदेश गया है जिससे ममता बनर्जी की पूरी पार्टी बौखला गई है? आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन सबसे पहले बात एनएसजी और सीबीआई के एक्शन की। 26 अप्रैल यानी कि कल देश में 2nd राउंड की वोटिंग हो रही थी। देश के 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे थे। उसमें बंगाल की भी 3 सीटें शामिल थी। देश की नजरें वोटिंग परसेंटेज पर थी कि कहां कैसी वोटिंग हो रही है, कहां वोटिंग की रफ्तार ज्यादा है और कहां कम है। ठीक उसी वक्त सीबीआई की टीम संदेशखाली पहुंची। सीबीआई की टीम संदेशखाली में रेड के दौरान अपने साथ एनएसजी कमांडोज को लेकर गई थी और इसके साथ ही सेंट्रल फोर्सेस भी वहां पर मौजूद थी। ये वो इलाका है जहां कभी शाहजहां शेख की तूती बोलती थी। उसी इलाके में सीबीआई को रेड के दौरान एक ऐसा वक्त आया कि उसे मदद के लिए एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना पड़ा। सीबीआई को रेड के दौरान बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी मौजूदगी के संकेत मिले थे, जिसके बाद एनएसजी की टीम मदद के लिए वहां पर पहुंची थी। एनएसजी ने रोवर की मदद से संदिग्ध जगहों पर बम की तलाशी ली। मतलब जब बंगाल में एक और पोलिंग बूथ पर लोकतंत्र की शक्ति का यूज कर रहे थे, तो दूसरी ओर सेंट्रल एजेंसियां बम तंत्र को डिफ्यूज कर रही थी। सीबीआई की टीम टीएमसी के पूर्व लीडर शाहजहां शेख के करीबी अबू तालेब मौला के ठिकानों की तलाशी ली। सीबीआई की टीम के होश उड़ गए। वहां से देसी पिस्टल से लेकर विदेशी पिस्टल और पुलिस रिवॉल्वर से लेकर फॉरेन मेड रिवॉल्वर का जखीरा मिला, जिसकी तस्वीर सामने आई है। ये वही तस्वीर है जिसमें रेड के दौरान बरामद हुए हथियार शामिल हैं। सीबीआई ने यह रेड 5 जनवरी को ईडी पर हुए हमलों को लेकर की थी। आप इन तस्वीरों में देखिए कि 4 रिवॉल्वर और 3 पिस्टल आपको दिख रहे होंगे। इसमें से कुछ फॉरेन मेड है तो कुछ देसी है, मतलब इंडियन। देसी का मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये कोई देसी कट्टा है, बल्कि ये अत्याधुनिक हथियार हैं जो कि मेड इन इंडिया है। और इसके साथ ही 2 मैगजीन भी दिखाई दे रही हैं जिसमें गोलियां भरी जाती हैं और इसके साथ ही गोलियों को जखीरा भी आपको इसमें दिख रहा होगा, जिसमें अलग अलग रिवॉल्वर और पिस्टल के लिए अलग अलग कारतूस आपको दिख रहे होंगे। इसमें 9 mm के कैलिबर, .45 कैलिबर, .380 जैसे कारतूस भी शामिल हैं। हथियारों के जखीरे में जिस पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान जाएगा वो है कॉल्ट ऑफिशियल पुलिस रिवॉल्वर, यानी कि वो रिवॉल्वर जो पुलिस के ऑफिसर्स के पास रहती है। इसके अलावा इसमें कई विदेशी और इंडियन रिवॉल्वर, विदेशी और देसी पिस्टल शामिल है। ये हथियारों का जखीरा देखिए, जिसमें कि विदेशी रिवॉल्वर्स, इसके साथ साथ विदेशी पिस्टल्स इसमें है जो कि कल सीबीआई को वहां पर मिली, और इसके साथ साथ देसी पिस्टल जो कि मेड इन इंडिया तो है लेकिन काफी अत्याधुनिक टेक्निक से बनी हुई है। इसके अलावा कुछ इंडियन रिवॉल्वर है और कई ऐसे कॉल्ट ऑफिशियल पुलिस रिवॉल्वर है जो कि सिर्फ पुलिस के पास होते हैं। लेकिन वो संदेशखाली में जिन लोगों ने हिंसा की, संदेशखाली की घटना में जो लोग शामिल हैं, आखिर उनके पास ये हथियार कैसे पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है। सीबीआई की टीम को रेड के दौरान शाहजहां शेख के करीबी के ठिकानों से जो हथियार मिले हैं उसमें सीबीआई को 3 विदेशी पिस्टल, 1 इंडियन रिवॉल्वर और 1 पुलिस की कॉल्ट रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्टल और 1 देसी पिस्टल मिली है। यानी कि कुल 7 पिस्टल और रिवॉल्वर पुलिस को वहां पर बरामद हुए और इसके साथ साथ 348 कारतूस भी जब्त किए गए, जिसमें 129 mm बुलेट है, जबकि .45 बोर के 50 कारतूस और इसके अलावा 9 mm और 120 कारतूस 9 mm के हैं। .380 के 50 कारतूस मिले हैं और इसके साथ साथ 120 कारतूस मिले हैं 9 mm बोर के। साथ ही साथ 50 कारतूस मिले जो कि .380 mm के हैं और इसके साथ साथ 8 कारतूस ऐसे मिले हैं जो .38 mm के हैं। यानी कि ये वो कुल हथियार हैं जो कि सीबीआई को वहां से बरामद हुए, जिसमें 7 हथियार और इसके साथ साथ 340 गोलियां मिली हैं। संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है। बीजेपी के लोकल लीडर्स से लेकर प्रधानमंत्री तक ममता सरकार पर लगातार अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ी मात्रा में गोला बारूद मिलने के बाद बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने आ गए।
तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी टीएमसी पर आतंकवादियों को बचाने और एंटी नेशनल एलिमेंट से गुप्त समझौता करने का आरोप लगा रही है। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी तो टीएमसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। এবং আরডিএক্স এর মতো বিস্ফোরক যেটা ভয়ঙ্কর দেশবিরোধী কাজে ব্যবহৃত হয় এবং হিজবুল মুজাহিদিন আইএস এর মতো গুন্ডারা ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্টরা করে। তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান ডিক্লেয়ার করে টেররিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করছি। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিমি বা পিএফআই এর সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই, আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে। तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी यही नहीं रुके, उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबा चौड़ा लिखा और पूछा कि क्या अब बंगाल में आर्मी आएगी। शुभेंदु अधिकारी ने जो लिखा उसके मुताबिक पहले ईडी आई, फिर सीबीआई आई, उसके बाद एनआईए आई और अब एनएसजी बंगाल में आएगी क्या। और एनएसजी बंगाल में आई और फिर यह भी सवाल पूछा कि क्या अब संदेशखाली में बंगाल में आर्मी को आना पड़ेगा ताकि वहां पर जिस तरीके के हालात है उस पर काबू पाया जा सके। ये बात उन्होंने संदेशखाली में जो हथियार मिले हैं उसको लेकर कही, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा कि पहले ईडी, फिर सीबीआई, फिर एनआईए, फिर एनएसजी, उसके बाद अब आखिर संदेशखाली में आगे क्या आगे आर्मी आएगी। और ये सारे जो हथियार मिले हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जितना बड़ा ये जखीरा बरामद हुआ है ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी जो कहना चाह रहे हैं उसे समझने के लिए आपको संदेशखाली की पूरी क्रोनोलॉजी यानी आपको टाइमलाइन को समझना होगा। इसमें ईडी, एनआईए और एनएसजी को आखिर क्यों जोड़ा गया है। संदेशखाली में पहली बार जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ वो हम आपको बताते हैं। 5 जनवरी 2024 को संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला होता है। उसके बाद राशन घोटाले की जांच करने के लिए दरअसल ईडी की टीम वहां पर गई थी, जिस पर 5 जनवरी को हमला हुआ। फिर 5 अप्रैल यानी कि 2024 को जब हाईकोर्ट के आदेश पर बम धमाके की जांच होनी थी तब भूपति नगर में एनआईए की टीम पर अटैक हुआ, जो कि वहां पर हाईकोर्ट के आदेश पर गई थी। और उसके बाद 26 अप्रैल यानी कि कल 2024 को संदेशखाली में जब एनएसजी की टीम वहां पर पहुंची, दरअसल वो सीबीआई के बुलाने पर गई थी क्योंकि सीबीआई की टीम को वहां पर बम मिलने का इनपुट मिला था और उसी इनपुट पर एनएसजी की टीम को वहां पर बुलाया गया, जिसके बाद ये सारी गोलियां और हथियार वहां पर बरामद हुए हैं। तो ये सारा वो घटनाक्रम है जो कि संदेशखाली में हुआ। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी सामने आ रही है कि किस तरीके से एनएसजी की टीम पर, किस तरीके से ईडी की टीम पर अटैक हुआ था। और ईडी की टीम पर जो अटैक हुआ था वो 5 जनवरी को हुआ था और फिर लगभग 4 महीने बाद जब वहां पर एनआईए की टीम पहुंची है तो एनआईए की टीम पर भी हमला होता है। यानी कि एक के बाद एक अटैक्स किस तरीके से इन एजेंसीज पर हो रहे हैं, ये जाहिर तौर पर संदेशखाली को लेकर एक अच्छा, ममता बनर्जी की सरकार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जो ईडी पर हमला हुआ उसके बाद जांच के आदेश दिए गए हाईकोर्ट के द्वारा, उसकी जांच करने के लिए जब एनआईए की टीम वहां पर पहुंची, एनआईए की टीम पर भी हमला होता है। फर्स्ट फेज में वोट में सेंट्रल एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो हार गया है और दूसरे फेज में भाजपा का स्टेट प्रेसिडेंट वो हार चुका है। अभी जो चल रहा है संदेशखाली लेकर वो बीजेपी का ये हाल है, बंगाल को डिफेम करके, बदनाम करके वो वोट हासिल करना चाहता है, बंगाल को इंसल्ट करके। ये संदेशखाली और पूरा बंगाल इसका जवाब देंगे और एक के बाद एक फेज में वोट आएगा और भाजपा हारेगा। देखिए, संदेशखाली बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। पहले तो इतने कंट्रोवर्सी हुआ, महिलाओं के साथ रेप तक के मामले आए, उसके बाद ड्रग्स का रैकेट वहां पे आया, उसके बाद ये आर्म्स। और याद रखिएगा जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो आर्म्स रिकवर्ड हुए हैं उसमें ज्यादातर आर्म्स मेड इन फॉरेन है, यानी बाहर से मंगवाया गया है। तो ये सवाल उठ रहा है कि संदेशखाली जैसी ऐसी छोटी जगह पे ये आर्म्स क्यों रखे गए थे, किस लिए, क्या कारण है। तो इसको जो भारत की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जितने भी एजेंसीज है, सबको चाहिए इसको तय तक इन्वेस्टिगेट करे, एनआईए हो या दूसरे कोई इन्वेस्टिगेशन। तो आपने सुना कि टीएमसी का इस मामले में क्या कहना है। टीएमसी जहां टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी इस मामले में यह कह रही है कि तय तक इस मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं इसी घटना को लेकर टीएमसी चुनाव आयोग पहुंच गई।
टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में जो भी घटना हुई, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उसको चिट्ठी लिखी है और इस पूरे मामले की जांच के लिए आदेश दे दिया है, जिसमें जांच की मांग की है। दरअसल उनका कहना है, टाइमिंग को लेकर सवाल वो उठा रहे हैं और ये पूरी चिट्ठी लिखी है कि सीबीआई कॉल्ड इन एडिशनल फोर्सेस इंक्लूडिंग द बॉम्ब स्क्वाड ऑफ द एनएसजी। इट हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड दैट आर्म्स एंड एम्युनिशन हैव बीन रिकवर्ड। यानी कि जो हुआ, यानी कि सीबीआई की टीम वहां पर पहुंचती है, सीबीआई की टीम एनएसजी को बुलाती है, ये जानकारी दी गई और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ये शिकायत पत्र लिखा गया है जिसमें कंप्लेंट लिखी गई है सीबीआई के अगेंस्ट। आखिर सीबीआई की टाइमिंग को लेकर ये सवाल उठाए हैं और ये भी कहा गया है कि इन दिस रिगार्ड इट इज स्टेटेड दैट नाउ द लॉ एंड ऑर्डर इज अ डोमेन फॉलिंग कंप्लीटली विद इन द एम्बिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आखिर सीबीआई कैसे आ सकती है बिना राज्य सरकार की परमिशन के, बिना राज्य सरकार को इन्फॉर्म किए हुए? आखिर कैसे सीबीआई उनके राज्य में एंटर कर सकती है जबकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला राज्य सरकार के अंडर आता है? उसके बाद यह भी कहा गया, ये मांग की गई है कि जल्दी से जल्दी फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस इशू की जाएं ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है और उनका जो काम करने का तरीका है वो किसी और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसे टेक ओवर ना करे, फिर चाहे वो सीबीआई हो। खास तौर पर चुनाव के वक्त में, यानी कि चुनाव के वक्त में जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राज्य सरकार को देखनी है, तो इस मामले में यह मांग की गई है कि आप जल्द से जल्द कोई ऐसे कदम उठाएं, कोई ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाएं, कोई ऐसी गाइडलाइंस बनाएं जिससे कि कोई जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो इंटरफेयर ना करें और वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आकर दखल ना करें। अब मैं आपको टीएमसी ने जो चिट्ठी में जो बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं उसके बारे में बता रही हूं। दरअसल टीएमसी ने लिखा है कि सीबीआई कॉल्ड इन एडिशनल फोर्सेस, यानी कि सीबीआई ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बम दस्ते समेत अतिरिक्त बलों को बुलाया और यह कहा जा रहा है कि छापेमारी के दौरान एक घर से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। ये सारा जो अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, उसमें यह लिखा गया कि सीबीआई ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के दस्ते को बुलाया, यानी कि एनएसजी को बुलाया और यह कहा कि एक घर में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इसके अलावा टीएमसी ने आगे लिखा कि इट इज स्टेटेड दैट द लॉ एंड ऑर्डर इज अ डोमेन फॉलिंग कंप्लीटली विद इन द एम्बिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कानून और व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सरकार का मामला है। सीबीआई डिड नॉट इशू एन extionate notice in the state government or the police authorities before carrying out such a raid। यानी कि सीबीआई ने रेड से पहले राज्य सरकार या पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी। मतलब ये कि कानून और व्यवस्था पूरी तरह ये राज्य सरकार का विषय है, लेकिन सीबीआई ने ऐसा करने से पहले राज्य सरकार और ना ही पुलिस अधिकारियों को कोई कार्रवाई का नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि खुद ही नोटिस बिना नोटिस दिए वहां पर पहुंच गए। इसके अलावा टीएमसी ने यह भी लिखा कि जो स्टेट पुलिस है वो फुली फंक्शनल करती है बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड विच कुड हैव असिस्टेड द एंटायर ऑपरेशन। यानी कि राज्य पुलिस के पास एक सक्षम निरोधक दस्ता है जो पूरे ऑपरेशन में मदद कर सकता था। अगर सीबीआई को ऐसा लगता कि वहां पर बम निरोधक दस्ते की जरूरत है, फिर भी उन्होंने राज्य सरकार की कोई मदद नहीं ली। यानी कि सीधे सीधे सीबीआई को सवालों के घेरे में टीएमसी ने खड़ा कर दिया है। सीबीआई को लेकर यह सवाल उठाए गए कि सीबीआई ने बिना नोटिस लिए राज्य में एंटर किया, संदेश खाली में जाकर बम निरोधक दस्ते की टीम को बुला लिया और बिना राज्य सरकार को इन्फॉर्म किए हुए वहां पर कार्रवाई की। यानी कि उनका कहना है कि कोई मदद नहीं मांगी गई और अगर जरूरत पड़ती तो वो राज्य सरकार से मदद मांग सकते थे, लेकिन सीबीआई ने ऐसा नहीं किया। यह टीएमसी का आरोप है। वहीं टीएमसी ने सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाए और आगे लिखा कि सीबीआई इज कंट्रोल्ड बाय बीजेपी थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि केंद्र सरकार के जरिए बीजेपी सीबीआई को कंट्रोल कर सकती है। साथ ही यह भी आगे लिखा कि द परपेट्रेटेड रिकवरी ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन इज पॉसिबली डिप्लॉयड बाय द बीजेपी इन कॉन्स्पिरेसी with the CBI and the NSG to plant such weapons at the site। यानी कि यह भी हो सकता है कि सीबीआई और एनएसजी ने बीजेपी के साथ साजिश करके उस घर में बम और हथियार प्लांट कराए। यानी कि सीबीआई पर पहले आरोप लगे कि बिना वो जानकारी दिए राज्य में दाखिल होते हैं और उसके बाद अब कहा कि सीबीआई को बीजेपी कंट्रोल कर रही है। टीएमसी पूरे मामले को बीजेपी की साजिश बता रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कुछ ऐसा ही कह रही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। गैस का भाव बढ़ा दिया, आलू पटल से लेकर हर कुछ का भाव बढ़ा दिया, लेकिन मोदी बाबू आपको भाव तो कमती हो गया, जनता ने आपको तो पसंद नहीं करता है। क्यों आप गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार करते हैं? क्यों इतना झूठा बोलते हैं?
क्यों आप इधर में एक चॉकलेट बोमा फटने से भी आपको सीबीआई, आपको एनआईए, आपको एनएसजी जैसे कोई युद्ध हो रहा है, और वन साइडेड स्टेट पुलिस को बताया नहीं, किसी को पता नहीं है क्या क्या मिला, किधर से मिला। ये भी हो सकता है खुद उन्होंने गाड़ी से ले आया, लेके शो किया है, कोई एविडेंस नहीं हुआ है कि वो उधर में थे। आज भी छोटा एक इंसिडेंट संदेशखाली में मेरे को आने का पहले मिला, और बीजेपी का एक नेता का घर में बोमा जमा करके रखा था। वो सोचता है बोम मार के या नकड़ी खा के वो इलेक्शन में जीत सकता है। इट इज आवर चैलेंज ऑल्सो, बोम मार के नकड़ी खा के आप चाकरी नहीं जीत सकते हैं। वहीं संदेशखाली में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिलने को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी टीएमसी पर अटैक किया। এই অস্ত্র আগে কেন উদ্ধার হয়নি? যে ধরা পড়েছে যাকে নিয়ে শাহজাহান সে তো বলে দিয়েছে সব, তাও উদ্ধার করছে না কেন? এরকম বহু জায়গায় অস্ত্র আছে, ইলেকশন আগে এই সমস্ত অস্ত্র উদ্ধার করা উচিত, তাহলে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে। संदेशखाली में एक वक्त ऐसा था जब टीएमसी के पूर्व लीडर शाहजहां शेख की तूती बोलती थी। जमीन कब्जा करना, अवैध वसूली जैसे कारोबार में वो पूरी तरह लिप्त था। लेकिन सुर्खियों में वो तब आया जब उसने ईडी की टीम पर अटैक कराया और संदेशखाली की महिलाओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस पर आरोप है कि उसके गुर्गे हिंदू महिलाओं को जबरन उठा ले जाते थे और उनका यौन शोषण करते थे। संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की थी और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया था। प्रधानमंत्री मोदी कल मालदा में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से संदेशखाली का जिक्र किया था। माटी मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेशखाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। यहां मालदा में भी महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना घटी, लेकिन टीएमसी सरकार चुप रही, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं की मान मर्यादा इज्जत के लिए काम कर रही है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेशखाली की महिलाओं ने मोर्चा खोल रखा था, लेकिन टीएमसी पर उसे संरक्षण देने का आरोप लग रहा था। लेकिन जब कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले में सख्त हुई तो बंगाल पुलिस ने 55 दिनों के अंदर 26 फरवरी को शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर ही उसे 6 मार्च को सीबीआई को सौंप दिया गया और इसी मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, जिसकी जांच करने के लिए कल छापेमारी करने के लिए सीबीआई की टीम संदेशखाली गई थी। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो अपराधियों से घिरी हुई सरकार है। वहां अपराधियों के बलबूते पर ममता जी की सरकार चल रही है। इतने हथियार मिलते हैं। ममता सरकार को तो एक तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, जिस ढंग का कारनामा वो कर रही है। और ममता बनर्जी लोकतंत्र का गला घोंट रही है और एक खास वर्ग को, मुसलमानों को तहजीब दे रही है। जिस तरह से बीजेपी अटैकिंग मोड में है और टीएमसी डिफेंसिव मोड में है, मतलब ये हुआ कि बंगाल चुनाव में संदेशखाली का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनकर रहेगा। अगर बात करें तो संदेशखाली से चुनाव में क्या मैसेज जा रहा है वो आपको बताते हैं। दरअसल संदेशखाली से मैसेज ये जा रहा है कि ममता सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं और अपराधियों को टीएमसी संरक्षण दे रही है, जहां
आखिरी चरण में यानी 1 जून को वोटिंग होगी, संदेश खाली वही जगह है। लेकिन वहां को लेकर संदेश ये जा रहा है कि घुसपैठियों पर ममता सरकार पूरी तरह मेहरबान है। बीजेपी ने बाकायदा ये नैरेटिव सेट कर दिया है और इसके अलावा ये भी आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ही आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि शाहजहां शेख भी मुसलमान है और ममता सरकार घुसपैठियों पर मेहरबान हो रही है। महिलाएं ममता सरकार के राज में सुरक्षित नहीं है। सीधे सीधे बीजेपी ये नैरेटिव लोगों के बीच में ममता सरकार को लेकर बना रही है।